भोजन पानी हवा, तो भोजन यानी मिट्टी, मिट्टी से सारे भोजन की चक्र चलते हैं, उसमें जीव जंतु पशु पक्षी सब पेड़ पौधे मिट्टी से पलते हैं, तो हम उसको भोजन का नाम देते हैं कि ये एक भोजन एक साइकिल है। तो वो भोजन मिट्टी से तैयार होता है, यानी हमारी मिट्टी है अच्छी तो हमारा भोजन अच्छा। मिट्टी से पानी भी आपका पूरी तरह से मिनरल्स वाटर बन जाता है, यानी शुद्ध पानी तैयार होता है। वो इस तरह से हम प्रक्रिया करते हैं तो उसमें कोई जहर नहीं होता, कोई केमिकल नहीं होता, और वो पानी को फिल्टर करने का काम नेचर करता है। इस तरह से हम लोगों ने ये सब व्यवस्थाओं का निर्माण किया। अब ये व्यवस्थाओं का निर्माण करते समय हमने पहले वर्ष में क्या किया, मैंने कहा कि हमने अरहर ली, उसको मेड़ों पे लगाया, बारिश के पानी को रोका। तो धीरे धीरे बात ये समझ में आई कि पानी को 100% सिर्फ इन्हीं मार्गों से नहीं रोका जा सकता है, क्योंकि हमने अरहर के बीच की लाइनों को निकाल दिया, वहाँ से पानी बह रहा है, अरहर को ज़्यादा पानी नहीं चलता, तो फिर बाकी पानी बह गया, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो हमने फिर पानी को अलग अलग तरीक़ों से रोका। तो पहला तरीका हमारा था कि उसका पूरा हमने डेटा बनाया कि ये पानी कैसे रुकता है 100% खेत का खेत में। तो पहला नेचुरल फार्मिंग जब हम करने लगते हैं तो 2-3 साल बाद 30% पानी अपने आप ज़मीन के अंदर ग्राउंड वाटर में कन्वर्ट होता है, बारिश का आने वाला पानी। अब 30% पानी ये ज़मीन के अंदर कब कन्वर्ट होता है, जब ज़मीन के अंदर छेद करने वाले जीव जंतु तैयार हो जाते हैं, यानी चींटियाँ हैं, मकोड़े हैं, अपने केचुए हैं, ये सब तैयार होते हैं, तो उनके छेदों से पानी ग्राउंड वाटर में जाता है। तो पानी प्रक्रिया पहले वर्ष से ये हमने नेचुरल फार्मिंग की तरफ जाते जाते 3 साल में हम 30% पे आए। बचा हुआ अब 70% पानी नहीं, मुझे तो पहले वर्ष से रोकना है, ये जिद थी हमारी कि इस फॉर्म में, नए फॉर्म में 100% पानी को रोक देना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, खेतों के मेड़ों के, खेत के लास्ट बाउंड्री के ऊपर हमने 80 फीट लंबी एक ट्रेंच बनाई, नाली बनाई। वो नाली को हमने 10 फीट के बाद 80 फीट के बाद उसको लॉक कर दिया। तो वो लॉक को 10 फीट हमने लॉक किया, लेकिन वो सरफेस ज़मीन से 1 फीट नीचे थी, यानी बाकी पूरा लॉक था। 1 फीट इसलिए कि ज़्यादा पानी हो जाए तो ऊपर से नहीं जाए, उसको पत्थर से पिचिंग कर दिया। इस तरह से पूरे खेत के बाउंड्री के ऊपर हमने ट्रेंचेस बना दी। वो ट्रेंचेस पूरा 100% खेत का पानी खेत में ही रोक लेती है। तो पहले वर्ष का डेटा जो बना तो 60% पहले वर्ष बह गया, क्योंकि जो 30% रुकने वाला पानी वो नहीं रुका था। तो पहले वर्ष काफ़ी बहा, लेकिन दूसरे वर्ष में 40% बहा। तीसरे वर्ष से पानी बहना ही बंद हो गया, 100% खेत का पानी खेत में रुक गया। इस तरह से पानी में पहली सफलता हमने हासिल की 3 वर्ष के बाद। इसीलिए मैंने कहा कि ये जादू की लकड़ी नहीं है कि एक ही मिनट में जादू की लकड़ी घुमाई और हमारा पानी रुक गया, नहीं। इसके लिए अपने श्रम से अपने को प्रयास करने होंगे, और श्रम ये कुदरत का बहुत सुंदर उपहार मानव को दिया है। मानव नहीं, सारे सजीवों को श्रम का अधिकार दिया है। जब सारे सजीव मिलकर श्रम करते हैं तो फिर भोजन पानी हवा का निर्माण होता है। तो हम लोगों ने ये पानी को रोक लिया 100%। इसका डेटा हम कभी बात करेंगे, तब डेटा की बताऊंगा मैं आपको कि कितना पानी रोकते हैं हम लोग। इस तरह से हम लोगों ने पानी को रोक लिया। दूसरा, हमने जब धरती को फर्टाइल करने का सोचा तो फिर क्रॉप के ऊपर भी गए कि क्रॉप से हम पानी को कैसे रोक सकते हैं। तो फिर एक कंटूर फार्मिंग की स्किल हमने तैयार की। कंटूर फार्मिंग से हमने पानी को रोका, हमने मेड़ों पे फसल लगा के पानी को रोका। तो इसकी प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, तो फिर ये प्रक्रियाओं का चयन हमने विभिन्न फसलों को, तो फसल का चयनित करते समय ज़मीन की उर्वरकता फसल से भी बढ़े, ये हमने तय किया। तो हम लोगों ने क्या किया, फिर कद्दू की फसल लगाते हैं हम लोग। एक बार जहाँ कद्दू की फसल लगाते हैं 2 वर्ष कम से कम वहाँ कद्दू नहीं आता। ऐसा उसका जब हम फेर पालट बोलते हैं इसको, कि हम उसमें फेर पालट करते हैं, तब हमारी ज़मीन और अधिक उर्वरक होती जाती है। तो हम लोगों ने क्या किया, कद्दू की फसल लगाई, उसका कद्दू तोड़ लिया, उसका सारा बायोमास हमने रोटावेटर से बारीक करके ज़मीन में मिला दिया। अरहर में जो ग्रीन मैन्योरिंग है 90 दिन के बाद रोटावेटर चला के बारीक चला के उसमें मिला दिया। तो उसके वजह से तुअर की भी फसल आई अच्छी। उसके बाद में हमने आपको कहा कि फिर गर्मियों की फसलें हम उसमें ली। अरहर में हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में यवतमाल में जनवरी महीने के आखिर में अरहर कट जाती है। उसके बाद में हम लोग उसमें धनिया, कुछ जगह पे मेथी, कुछ जगह पे चौलाई भाजी, कुछ जगह पे तरबूज खरबूज, ऐसी फसलें लेते हैं।
तो हमने ये फसलें ली। अब जहाँ पे हमने कद्दू लगाया तो कद्दू का पूरा बायोमास, इतना बायोमास वो ज़मीन में मिलते गया। फिर जैसे हमने गोबर खाद का इस्तेमाल किया, गो संजीवक खाद बनाया, उसका इस्तेमाल किया, तो ज़मीन में जीव जीवाणु की संख्या बढ़ने लगी। तो मैंने कहा कि भोजन पानी हवा, इसका नाम है कुदरती खेती। अब भोजन पानी हवा, तो भोजन किसका? तो जीव जंतुओं की तादाद जब बढ़ रही है तो उनको भोजन भी लगेगा। तो हमने कहीं भी लकड़ी, अंगार की लकड़ी जलाई नहीं, किसी भी अवशेष को जलाया नहीं, हर चीज़ के अवशेष का पुनर्उपयोग किया। तो उसमें की घास और उसमें की बेलों की अवशेष ये पूरी तरह से हमने ज़मीन में मिला दिए। तो वो क्या हुआ, वो मिलाने से जीव जंतुओं को भोजन मिला। जहाँ भोजन है वहाँ उनकी तादाद बढ़ेगी, तो जीव जंतु जीवाणुओं की संख्या बढ़ने लगी। फिर उनकी संख्या बढ़ी तो उनकी डेड बॉडी अब मिट्टी में मिलने लगी। इस तरह से फसल से, अब हमने कद्दू की फसल ली तो दूसरी फसल, हमें पैसा चाहिए था, कद्दू से भी मिला। हमें पैसा चाहिए था तो उसके ऊपर पालक, हमारा मार्केटिंग नॉलेज है कि हमने उसके ऊपर पालक लगाई। सितंबर में पालक लगाई तो पालक का हमें 30 रुपये से 40 रुपये किलो के रेट मिले। अगस्त के लास्ट में या सितंबर महीने में लगाया हुआ पालक देश भर में कहीं भी सस्ता नहीं बिकेगा। उसके रेट 30-40 रुपये किलो के होलसेल में आपको मिलेंगे। यानी आपको ये मांगने की ज़रूरत नहीं कि मेरा माल ऑर्गेनिक है तो मुझे रेट चाहिए, आपको नेचुरली रेट मिलेंगे। फिर अगर, क्योंकि उसके टाइमिंग, उसके सब, तो टाइमिंग समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोगों ने फिर कद्दू की फसल लगा के पालक लगाया। प्रति एकड़ 30 कुंटल से 40 कुंटल पालक हुई। अब 30 रुपये से 40 रुपये हुआ, आप 30 कुंटल का भी अगर उत्पादन काउंट करते हैं तो 90,000 रुपये की पालक जैसी 1.5 महीने की फसल में हम प्राप्त कर लेते हैं। पालक हमने सितंबर में लगाई, अक्टूबर के लास्ट में वो ज़मीन खाली हो गई। पालक इसलिए महंगी बिकती है कि दुर्गा पूजा, दीपावली ऐसे त्यौहार आते हैं, गणेश चतुर्थी आती है, उसके वजह से उसको दाम ज़्यादा मिलते हैं। कद्दू की फसल को हमारे यहाँ स्थानीय, इसमें पोले का त्यौहार होता है, उसमें बड़ी डिमांड रहती है, इसलिए हम वो कद्दू ऐसे लगाते हैं कि जुलाई में वो निकल जाए। तो जुलाई में निकलता है तो उसके नहीं। लेकिन ये फसल लेते समय हम ये ख्याल रखें कि उसका बायोमास उसमें पूरा मिलना चाहिए। अरहर ली तो हमने 1/3 एरिया में कहा कि अरहर लिया, हमने 1/3 एरिया में अरहर लिया तो अरहर में ग्रीन मैन्योरिंग, वो ग्रीन मैन्योरिंग बायोमास ने ज़मीन की उपजाऊपना बढ़ाया, जीव जंतुओं का भोजन मिला, वो बायोमास सारे जीव जंतुओं का भोजन है। इसी तरह से कद्दू का पूरा बायोमास, उसमें की घास, ये सब मिट्टी में मिलाई तो उसका भी भोजन बनाओ। इस तरह से भोजन की साइकिल तैयार की। सिर्फ इंसानी भोजन की विचार करने से काम नहीं होगा। कुदरती खेती यानी समस्त जीव जंतु, पशु पक्षी, सबका भोजन तैयार करने की जो स्किल होती है, उस स्किल का नाम होता है कुदरती खेती। तो हमने वो सब तैयार किया। इस तरह से हम लोगों ने फसलों से, दूसरी फसल हमने पालक की ली तो तीसरी फसल हमने प्याज की ली, जो ज़मीन से लेता नहीं है ज़्यादा, लेकिन पैसा बहुत देता है। तो पैसा भी आना आरंभ हुआ। 200 कुंटल से 250 कुंटल तक, 300 कुंटल तक हम हरी प्याज, पत्ती की प्याज बेचते हैं, सिर्फ पत्ती की प्याज। नहीं दाम रहे तो उसको फिर सुखा लेते हैं। तो उसकी भी स्किल हमने तैयार की कि इसको कम खर्चे में कैसा बोया जाए, इसका बीज अपना कैसा बनाया जाए, वो बीज भी बनाए। कद्दू का बीज अपना कैसे बनाया जाए, उसके बीज बनाए। अरहर का बीज अपना स्वयं का है, तो सारे बीज स्वयं के बना के खेती को कम खर्चे में लाया। इस तरह से हम लोगों ने फिर एक उसकी साइकिल बनाई। तो ये साइकिल में क्या है, वो ज़मीन की उर्वरकता कम नहीं होती, क्योंकि हमने प्याज की फसल ली। प्याज की फसल ज़मीन से ज़्यादा लेती नहीं है। पालक भी उसको बीज आने के पहले कट जाता है तो ज़मीन से नहीं लेती है, लेकिन जो ज़मीन से लेते हैं वैसे भी फसलों का विचार किया। तो अब हमने जहाँ पे अरहर ली वहाँ पे फिर बारिश में हम कद्दू लगाते हैं, कद्दू के ऊपर फिर मूली लगाते हैं। लेकिन हमने पहले तुअर के, अरहर के फसल से हमने ज़मीन को उपजाऊ बनाया, फिर वहाँ पे मूली ली। तो मूली सितंबर महीने में जो लगती है उसको सबसे अधिक दाम मिलते हैं। उसके बाद में हम मूली लगाते ही नहीं। वो सितंबर में लगाते तो नेचुरल टाइमिंग में आ जाती है, अक्टूबर के लास्ट में वो मूली खाने के लायक योग्य बन जाती है। 15 सितंबर के लगभग में लगाते हैं, अक्टूबर के लास्ट में या नवंबर के फर्स्ट पखवाड़े में वो निकालने को आ जाती है। तो 1 लाख मूली सेट करते हैं, 80,000 मिलती है। 4 रुपये 3 रुपये की एक मूली बिकती है। 80,000 मूली अगर सेट किया, 3 रुपये की एक मूली बिकी। हमारी मूली भी इतनी लंबी होती है। तो वो क्यों हुई मूली कि पहले हमने ज़मीन की उर्वरकता बढ़ाई। हमने वहाँ पे तुअर की फसल ली, बाद में हमने धनिया तरबूज की फसल ली, लेकिन अलौकिक खाद
और गो संजीवक खाद प्रति फसल को हम देने की क्रिया रखते हैं। तो अरहर के फसल पे दूसरे वर्ष में वो लिया। वैसे इस तरह से हमने कद्दू से भी कमाया, मूली से भी कमाया। इस तरह से हम लोग फिर जैसे अब मैंने कद्दू की फसल ली है, हम गर्मियों में लगाते हैं 15 अप्रैल को, जुलाई में निकल जाता है, तो हमने वहाँ पे पालक की फसल ले ली। पालक की फसल लेने के बाद हम लोग अरहर पे पालक की ली, लेकिन अब बोलते हैं माँ तूने मुझे पालक में भी बहुत पैसा दिया, तूने हमें कद्दू में भी बहुत पैसा दिया, अब तेरे सेहत के लिए हम फसल लेंगे तो हम चना लगाते हैं। चना देखते ही बनता है बिना कोई स्प्रे किए। हम स्प्रे भी नहीं करते, जैविक भी नहीं करते और केमिकल का भी नहीं करते, स्प्रे ही नहीं होता, क्योंकि नेचर में स्प्रे ये कुदरती खेती में ही वर्जित है। कहीं भी स्प्रे का नाम ही नहीं, तो आपकी उपज बढ़ती है। स्प्रे नहीं करने से उपज बढ़ती है, ये कैसा तर्क है? तो हम बताते हैं वो तर्क ऐसा है कि उसके वजह से हमारे यहाँ मित्र कीटों की संख्याएं यानी कीटों की संख्याएं बढ़ती है। वो कीटों की डेड बॉडियाँ जब ज़मीन में मिलती है तो जो कुछ भी डैमेज होता है उससे 2 गुना अगले वर्ष में हमें ज़्यादा मिलने लगता है। इस तरह से वो साइकिल चलती है, वो साइकिल के तहत हमें अच्छी उपज प्राप्त होती है। तो हम लोगों ने फिर क्या किया, हम लोगों ने स्प्रे बंद कर दिया कि नहीं, स्प्रे 2007 के बाद हमने किसी भी प्रकार का दवा नहीं मारा, लेकिन हर फसल रिकॉर्ड आती है। हमको पेशेंस है, अगर थोड़ा कीड़ा दिख भी जाता है तो हम उसकी चिंता नहीं करते। अंततः संरक्षण हमारा धरती करती है, हमें कोई भी फसल से नुकसान नहीं होता। ये साइंस है, ये साइंस है। ये साइंस को पकड़ के अगर हम चलते हैं तो निश्चित तौर पे हमें इसमें बहुत बड़ी सफलता मिलती है। तो हमने दूसरा काम क्या किया, स्प्रे मारना बंद कर दिया। लेकिन मैंने कहा कि कद्दू लिया, फिर बाद में मैंने पालक लिया। माँ को बोलता हूँ माँ अब ऐसी फसल लूँगा जो तुझे बलशाली करेगी। तो चने से ज़मीन की उर्वरकता बढ़ती है, तो हमने चने की फसल ली। इस तरह से गर्मियों में हमने चने की फसल ले ली, तो सर्दियों में हमने चने की फसल ले ली। हमने अक्टूबर के लास्ट में जैसे ही पालक निकला या नवंबर के पहले दूसरे पखवाड़े में निकला, उस समय हम चना लगा देते हैं। चने में हमने कंट्रोल फार्मिंग की कि कम से कम पानी में चना हो, तो हम दो बार सिंचाई करते, 2 सिंचाई में हमारे यहाँ चना हो जाता है। तो इन ऑल टोटल हम लोगों ने पानी में भी कटौती की, यानी ड्रिप स्प्रिंकलर से भी कम पानी लगता है हमारे चने में। इस तरह से चने की पैदावार भी ली हमने उत्तम बढ़िया ढंग से। लेकिन फिर जैसे मैंने कहा कि हम लोग हल्दी को और इसको भी चयनित करते हैं कि ये फसल भी लेना चाहिए। तो मैंने जहाँ चना लगाया है फिर वहाँ पे मैं चयन करता हूँ कि अब ये गर्मियों में हम लोग मई महीने में हल्दी लगा देते हैं, या फिर हमारे पास पानी भी है तो मई महीने में अदरक और जिंजर का प्लानिंग वहाँ करते हैं जहाँ चना लगा दिया है। तो पूरी तरह से हर साल ज़मीन के फसल का चार्ट बदलते जाता है। वो बदलते जाने की वजह से पैदावार प्रति वर्ष, क्योंकि फेर पालट हो गई, एक ही टाइप के न्यूट्रिशन वहाँ से लिए नहीं जाते, क्योंकि एक ही टाइप की फसल लेंगे। अगर हमने चावल ही चावल लिया या चावल पे फिर गेहूँ लिया और आप बोलेंगे कि मैं कुदरती खेती करता हूँ, हम उसको नकारते हैं। नहीं, कि आपने पहले भी एक दलीय फसल ली, दोबारा भी आपकी धरती कभी बनेगी नहीं उससे। आपको विभिन्नताएं लानी होगी, तब आप आगे बढ़ोगे कृषि में, और फिर उससे डिमांड सप्लाई का बैलेंस भी बनेगा। अगर हमने गेहूं ही गेहूं और धान ही धान लगाया, चावल ही चावल लगाया, तो वो तरीका नहीं होता है, क्योंकि आपको उनके भी दाम नहीं मिलेंगे, आपकी खेती खर्चीली होती जाएगी, उससे जो पोषण मूल्य है ज़मीन के वो ख़त्म होते जाएंगे। फिर आपका मन करेगा कि मैं केमिकल का इस्तेमाल करूं, क्योंकि आपने इसके साइंस को नहीं समझा। इसके साइंस को नहीं समझा तो आप फिर गलती करोगे। हमारे यहाँ क्या होता है, कॉटन लगाते हैं एक वर्ष सोयाबीन लगा देते हैं, यानी वो भी तेल बीज, ये भी तेल बीज। तेल बीज ज़मीन से ज़्यादा न्यूट्रिशन लेता है, इसीलिए वो न्यूट्रिशन लेके वो ज़मीन ख़त्म होते चल जाती है धीरे धीरे। फिर हमें लगता है कि हमें केमिकल के बिना खेती नहीं होती, लेकिन हमने इसके साइंस को नहीं समझा। हम बोलते हैं कॉटन के साथ हम लोग ग्रीन मैन्योरिंग लो, तो कॉटन का उपज आपकी धरती को भी बलशाली करेगा और कॉटन की उपज भी बेहतर आएगी, और आपको कोई स्प्रे नहीं मारना पड़ेगा उसमें, क्योंकि पहले 60, 70, 90 दिन तक वो जो हरी खाद है वो ट्रैप प्लांट का काम करती है। इस तरह से वो आपके पूरे कॉटन को सुरक्षित करती है। लेकिन जब काट के आप उसको बारीक करके मिला देते हो, तब उसके भोजन की जड़ें वहाँ तक पहुँचती है। वहाँ तक पहुँचने के बाद उसको बहुत बड़े पैमाने पे ग्रीन मैन्योरिंग का भोजन मिलता है, और उसको सूर्य प्रकाश हवा मिलता है। 12.5 फीट के ऊपर आपने जॉइंट लाइन बनाई तो कॉटन रिकॉर्ड आएगा आपके यहाँ, और आपकी धरती भी बन गई। लेकिन अगर आपने पूरा कॉटन ले लिया
तो क्या होगा, कॉटन ये तेल बीज है, आपके ज़मीन से न्यूट्रिशन ज़्यादा ले लेगा, न्यूट्रिशन लॉस हो गया तो वो फिर भर के नहीं निकलेगा आपका। इसीलिए ऐसे तरीक़ों से हमको खेती की तरफ जाना होगा, जिससे खर्च भी कम होंगे हमारे और पैदावार भी अधिक मिलेगी। हम पानी को भी पैदा कर सकेंगे, इकोलॉजी को भी पैदा कर सकेंगे।